डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में भारतीय कृषि से जुड़े हुए कुछ मुद्दों का अध्ययन किए थे। आज भारतीय कृषि से जुड़ा हुआ दूसरा क्लास है और आज के क्लास में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो विषय है कि हमारे देश के कृषि की क्या विशेषताएं हैं और विशेषताओं के साथ साथ उसे कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये विषय अध्ययन का विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो आंकड़ों से हम लोगों ने प्रमाणित किया था कल, वो ये कि हमारा देश आज़ादी के बाद जितना भी विकास कर चुका हो, लेकिन अभी भी एक सच्चाई है कि कृषि प्रधान है। क्यों? क्योंकि 55% जनसंख्या जिस देश की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कर्म में लगा हुआ हो, विकासशील देश, तो ऐसी स्थिति में हम उसे कृषि प्रधान ही देश कहेंगे। और जब देश कृषि प्रधान हमारा है तो फिर उसकी विशेषताओं का जानना या उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका जानना काफी आवश्यक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य परीक्षा में ये जो आज सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। आमतौर पे हमेशा हर एग्जामिनेशन में सिविल सर्विस का होता है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, उसमें जीएस के सेक्शंस में एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिवली भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन से राइज होते हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप दोनों दृष्टिकोणों से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। छात्रों, सबसे पहला जो हमने टॉपिक उठाया है वो है कि हमारे देश की जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, तो हमारे देश के कृषि का जो प्रकृति के बारे में कहा जाता है, नेचर के बारे में कि कैसा नेचर है, तो इसके नेचर के बारे में कहा जाता है, प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि ये जीवन निर्वाह है। यानी हमारे देश की जो कृषि है वो जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो जीवन निर्वाह कृषि का अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादन जो है वो उपभोग के लिए, जो प्रोडक्शंस किसान कर रहे हैं वो किस हेतु कर रहे हैं? उपभोग हेतु। अगर ये कृषि में बाजार में बेचने हेतु किया जाएगा, बाजार में बिक्री के लिए किया जाएगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। तो हमारे देश का जो नेचर है एग्रीकल्चर का, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका नेचर सबसिस्टेंट का है, यानी जीवन निर्वाह का है। अर्थात कि अधिकांश लोग जो उत्पादन करते हैं वो बाजार में बेचने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि खुद खाने के लिए करते हैं। लेकिन ये जो जीवन निर्वाह की प्रकृति है जिसके बारे में हम आपसे कह रहे हैं, ये देश के अधिकांश भागों में है। सभी भागों में नहीं, बल्कि उसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे अधिकांश भाग में। और इसके अतिरिक्त, अधिकांश भाग के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र भारत में ऐसे हैं, वो आप जानिए। इसके अतिरिक्त जैसे पंजाब, जैसे हरियाणा, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कृष्णा घाटी, दक्षिण भारत में कृष्णा घाटी में जितना है, ये यहां जीवन निर्वाह नहीं है। यहां क्या है? तो
बाजार आधारित कृषि यानी मार्केट बेस्ड एग्रीकल्चर है। तो जीवन निर्वाह का जो प्रकृति है, इसमें यही दो बात आपको मुख्य रूप से रखनी है ताकि मेंस में आप लिख सकें। एक बात ये कि देश के अधिकांश भाग में जो एग्रीकल्चर होता है वो जीवन निर्वाह हेतु होता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कृष्णा घाटी का जो इलाका है, कृष्णा नदी का जो इलाका है, वहां जो उत्पादन होता है वहां उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए नहीं होता है, बल्कि वहां के जो कृषक होते हैं इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि उसकी बिक्री बाजार में करके अच्छा धन कमाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो इन चारों जगहों पे सिंचाई की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। यहां के किसान वर्षा के जल पर निर्भर नहीं करते हैं। जो मौसम जिस फसल का आता है वो समय से नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो है उनके पास सिंचाई की विपुल सुविधा उपलब्ध है और वो खेती कर लेते हैं। प्लस उर्वरक का, चूंकि धनी किसान है यहाँ, तो उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग व्यापक पैमाने पे करते हैं, इसलिए उनका फसल हानि भी नहीं होता है और जो लक्ष्य होता है वो हर वर्ष प्राप्त होता रहता है। तो जितना उनका उपभोग है, वो जितना उत्पादन हुआ उसके 5% पे वो अपना उपभोग कर लेते हैं, बाकी 95% अपना उत्पाद वो बाजार में बेच देते हैं। इससे उनको अधिक आय होती है। तो इन क्षेत्रों में आप इसका प्रभाव देखिएगा जाकर के कि हम लोग का जहां जीवन निर्वाह की कृषि है वहां का गांव देहात में सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कृष्णा नदी घाटी का जो इलाका है वहां का जो गांव है, वो जो सुविधाएं व्यक्ति शहरों में इस्तेमाल करता है वो सारी सुविधाएं गांव में उपलब्ध है। आपको एहसास ही नहीं होगा कि वो गांव। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के सारे किसान जो है सुखी संपन्न है। तो मार्केट ओरिएंटेड अगर एग्रीकल्चर होता है तो उसके ये फायदे होते हैं। तो इस तरीके से जो दो बातें हैं कि हमको विशेषता पढ़नी है और साथ साथ प्रॉब्लम पढ़ना है। तो पहला शीर्षक में विशेषता यह है कि जीवन निर्वाह है, और प्रॉब्लम क्या है कि इस जीवन निर्वाह की स्थिति से समाप्त करके कृषि के नेचर को मार्केट ओरिएंटेड किया जाए, बाजार केंद्रित किया जाए, यानी जीवन निर्वाह वाली स्थिति को समाप्त करने की आवश्यकता है। क्लियर? इस सेक्शंस का यही है। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, दूसरी विशेषता। तो दूसरी विशेषता है कि जनसंख्या का भारी दबाव। जनसंख्या का भारी दबाव। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। ये दूसरा नेचर है हमारे एग्रीकल्चर का। तो इसमें जो बातें पढ़नी है वो ये कि हमारे देश में जो 55% जनसंख्या है, ये 55% जनसंख्या कृषि कर्म में लगी हुई है। और इसका परिणाम ये होता है कि जो भूमि है वो कम उपलब्ध है। जैसे यदि भारत में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति जो भूमि है वो 0.10 हेक्टेयर ही है। जबकि 1951 में अगर देखा जाए प्रति व्यक्ति भूमि
तो ये 0.30 हेक्टेयर था। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए कि विश्व स्तर पर जो प्रति व्यक्ति भूमि का क्या रेशियो है, तो 4.5 हेक्टेयर, 4.5 हेक्टेयर। तो ये एक दूसरी विशेषता है और उस विशेषता से जनित समस्या है क्या कि हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन किस पर, एग्रीकल्चर पर। एक तो हमारा देश जनसंख्या के मामले में विश्व में चीन के बाद दूसरे पायदान पे है। 2040 तक आते आते हम लोग विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश बनने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि चीन का जो वृद्धि दर है वो नकारात्मक में जा रहा है, तो वहां बच्चे अब कम होंगे। लेकिन अभी भी जो है हम 2.0 1.9 पर हमारा प्रजनन दर है। इस हिसाब से कंट्रोल तो हमने किया है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ गई है तब सभी लोग एक बैग बच्चा पैदा करना तो छोड़ नहीं देंगे, कम से कम दो दो तो करेंगे ही। तो उस हिसाब से चीन जो है वो एकदम ब्लॉक कर दिया है, माने एक कर दिया है। तो वैसी स्थिति में उसकी जनसंख्या 40 तक पहुंचते पहुंचते हमसे नीचे हो जाएगी और भारत की जनसंख्या कंट्रोल करने के बावजूद भी उससे ज्यादा हो जाएगी चीन से। तो इसका मतलब कि सबसे सघन देश है कौन? भारत सघन बसावट का देश है। देखिए यहां पर हम कहना यह चाहते हैं कि जो सघन बसावट का देश है तो यह अभिशाप नहीं है। हम इस टॉपिक पर थोड़ा देर बाद आते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं तब, क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रासंगिक यही होगा कि चूंकि अभी पढ़ा रहे हैं तो इसी में कुछ बातें समझा दी जाए। तो देखिए उस वजह से चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा हमारे देश में है और कृषि प्रधान देश है, तो उस हिसाब से 55% जनसंख्या कृषि कर्म कर रहा है। हालांकि जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था उस समय का अगर डेटा ले तो लगभग 76% जनसंख्या कृषि कर्म में लगी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में 55% है, तो हम कहेंगे कि उस समस्या को हम लोग कुछ हद तक समाधान करने में सफल रहे। सफल किस तरीके से कि और जनसंख्या को दूसरे क्षेत्रों में, जैसे उदाहरण के लिए उद्योग के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में लगाने में सफल हुए। तो इस हिसाब से ये डेटा के हिसाब से या जो कृषि संरचना था उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम विकास किए हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये भी एक सच है कि जितना विकास करना चाहिए उतना भी नहीं किए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि विकसित होने के लिए जो दूसरे देश हैं उसका जो मापदंड है वो बिल्कुल अलग है। वहां 2% 3% जनसंख्या कृषि कर्म में लगी हुई है और वो 2% 3% जनसंख्या कम भूमि में उतना फसल का उत्पादन करती है जितना हमारी 55% जनसंख्या लग करके नहीं कर रही है और भूमि भी अधिक उसमें लगा हुआ है। तो इस मामले में जो है वो हम कह सकते हैं कि हम जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त विकास किए हैं, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा कि अधिक जनसंख्या है तो भूमि की उपलब्धता कम हो गई। प्रति व्यक्ति जितना भूमि उपलब्ध होना चाहिए था उतना नहीं। जनसंख्या बढ़े हुए की स्थिति में जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था उस समय का जो डेटा हमारे पास है वो है कि 0.30 हेक्टेयर भूमि यहां प्रति व्यक्ति उपलब्ध थी। लेकिन जब जनसंख्या उस समय 36 करोड़ था, आज जनसंख्या लगभग जो है 1 अरब 35 करोड़ 36 करोड़ हो चुका है। तो ऐसे में 0.30 हेक्टेयर घट करके कितना हो गया है? 0.10 हेक्टेयर। तो इसके दुष्परिणाम होते हैं। अगर कम आकार का भूमि होगा तो उसमें आप अच्छा फसल पैदा नहीं कर सकते हैं, नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये दुष्प्रभाव हमारे यहाँ है। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 4.5 हेक्टेयर है
उससे हम आज़ादी के समय भी नीचे थे और अब तो और नीचे चले गए। लेकिन ये समस्या जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें वो भूमि भी शामिल है जो उपजाऊ नहीं है। यह बहुत सारे क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत विरल है, तो इस वजह से जो है प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता बढ़ी हुई। हमारे यहाँ जो है वो नदियों का जाल है, भूमि उर्वर है, इसलिए अनादिकाल से ही अधिक जनघनत्व हमारे यहाँ पाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि में उर्वरा शक्ति भी उतनी ही है। तो उस हिसाब से बहुत दयनीय स्थिति नहीं कहा जा सकता है। इस स्थिति में भी हमारे पास जो समस्याएं हैं वो ये कि कम उत्पादन हो रहा है, अधिक उत्पादन नहीं हो रहा है। तो उस उत्पादन को वैश्विक प्रतिमान के आधार पर जो चीजें अपनाई जा रही हैं उसका प्रयोग करके हम लोग उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नवीन तकनीकों का प्रयोग करके हम लोग उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उसमें एक परछन्न बेरोजगारी पाई जाती है हमारे देश में कृषि क्षेत्र में, यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोग जानते हैं परछन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इसको सरल भाषा में कहिए तो छुपी हुई बेरोजगारी। जैसे कि कोई खेत किसी परिवार के पास है, मान लिया 2 बीघा है, 4 बीघा है, और परिवार में सदस्यों की संख्या 10 है, तो उस 4 बीघे पर 2 ही आदमी आराम से खेती कर सकते थे, लेकिन लगे हुए हैं 10 लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 लोग जो हैं अगर उनको उस काम से निकाल दिया जाए तो उस 4 बीघे के खेती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही होगा। इसका मतलब 8 लोग जो है वो एक्चुअली में काम पर लगे हुए नहीं हैं। तो ऐसे जो लोग जिनको निकाल देने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो फिर भी वैसे लोग उसमें उत्पादन क्रिया में लगे हुए हैं, तो वो एक्चुअली में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है, यानी परछन्न बेरोजगारी, यानी छुपी हुई बेरोजगारी के शिकार है। तो इसको दूर करने की जरूरत है। अगर इसको हम लोग दूर कर लेंगे, उस जनसंख्या को उद्योग के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में लगाने में सफल होंगे, तो ये इस समस्या का जो प्रति व्यक्ति भूमि की कम उपलब्धता है वो दूर होगी। क्लियर? हाँ, तो इसमें एक टॉपिक जो बोला कि वो हम समझाना भूल गए, वो ये था कि देखिए जो हमारे यहाँ अधिक जनसंख्या का घनत्व है या भूमि पर बहुत दबाव है, ये एक्चुअली में अभिशाप इसको लेकर के मत चलिए, ये वरदान है। जनसंख्या का अगर प्राकृतिक संयोजन नहीं करेंगे आप, तो फिर आने वाले समय में एक नई प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। हंसिए नहीं, बहुत सेंसिटिव चीज पर बात कर रहे हैं। आज चीन जो विश्व में एक महाशक्ति बना हुआ है, वो किस ग्राउंड पे बना हुआ है आपको शायद पता नहीं है। चीन अपने मानव संसाधन के ग्राउंड पर ही विश्व की एक शक्ति बना है। चीन में टेक्नोलॉजी है, कोई बात नहीं, नए नए आविष्कार होते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था सिर्फ नई टेक्नोलॉजी, नए आविष्कार पर ही आधारित नहीं है, बल्कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुआयामी प्रयत्न किए हैं। और बहुआयामी प्रयत्न में एक प्रयत्न यह भी है कि उसने अपने गांव के जनसंख्या को शहर की ओर जो पलायन होता है उसको रोक दिया है। कैसे रोक दिया है? तो लघु और कुटीर उद्योगों को भी, यानी नए नए वैज्ञानिक आविष्कार, वृहत उद्योग के साथ साथ वहां ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का भी बहुत बड़ा जाल संजाल है। और ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है वो सर्वे के माध्यम से ये जांच करके बनवाया जाता है कि किस प्रोडक्ट का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है। उसके आधार पे चीनी सरकार ग्रामीण स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग देने के बाद उसी चीज का ग्रामीण स्तर पर उत्पादन करवाती है और बिक्री का जिम्मा अपने ऊपर रखती है। सभी ग्रामीण स्तर पर निर्मित वस्तुओं का क्लस्टर सेंटर है, जहां उस ग्रामीण का भुगतान वहीं कर दिया जाता है, सामान की बिक्री सरकार करती है।
तो कहने का अर्थ यह है कि चीन ने अपने मानव संसाधन का उसकी योग्यता के अनुसार अच्छा उपयोग किया। जो इंजीनियर थे उसको उस सेक्शन में डाला, जो डॉक्टर थे उसको डॉक्टर के सेक्शन में डाला, जिनकी बुद्धि बहुत कम थी तो उसको टेक्नीशियन बना दिया कि ये सामान बनाइए, ट्रेनिंग देकर करके। और ये साबित कर दिया चीन ने कि जनसंख्या अभिशाप नहीं होता है, वरदान होता है। शर्त यह है कि उस जनसंख्या को कुशल बनाया जाए, स्किल बनाया जाए। बात को समझिए। लेकिन उसने गलती कर दी कि बढ़ी हुई जनसंख्या जो था उस पर बहुत तेजी से नियंत्रण लगा दिया। लॉ बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक बच्चा से ज्यादा पैदा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसको ये नियोक्ताओं का सामना करना पड़ेगा। अब नतीजा की यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं तो हैं, सब कुछ है, तो बूढ़े लोगों की संख्या चीन में बढ़ गई। और जो जनसंख्या नियंत्रण किया उसके वजह से युवाओं की संख्या वहां कम हो गई। तो आने वाले समय में चीन विश्व की महाशक्ति इसलिए नहीं रह जाएगा क्योंकि उसके यहां युवा ही नहीं रहेंगे, अधिकांश बूढ़े हो जाएंगे। 60% कहा जाता है कि बूढ़ा वहां हो जाएगा, तो फिर काम करेगा कौन? बूढ़े लोग तो जो है आश्रित जनसंख्या कहलाते हैं। तो जो ऊंचाइयों तक चीन पहुंचा है उसका विकास एक ही बार में धराशायी हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं या ऐसा अर्थशास्त्री क्यों कहते हैं? तो ये भूत में घटी हुई घटनाओं का दृष्टांत लेकर कहते हैं। भूत में क्या घटा कि चीन ने बहुत बाद में जनसंख्या पर नियंत्रण की नीति अपनाई, यूरोपीय देशों ने पहले ही अपना ली थी। तो अगर जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत पढ़िएगा इकोनॉमिक्स में, डेमोग्राफिक थ्योरीज पढ़िएगा, तो उसमें थर्ड स्टेज जो डेमोग्राफिक थ्योरीज का है वो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का है, यानी जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि। अर्थात कि अगर वहां की जनसंख्या 100 है तो वो 100 से 110 नहीं हो रही है बल्कि 90 हो जा रही है। तो यूरोप में यह समस्या पैदा हो गया। अब वहां की सरकार चाह भी रही है कि लोग जो है अपनी जनसंख्या की वृद्धि करें, तो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का विकास इतना हो गया है, इतना अधिक हो गया है कि जो वहां की पॉपुलेशन से जो मूल निवासी है वो उसका जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि उस व्यस्त जीवन में अधिक बच्चे पैदा करना उसके लिए संभव ही नहीं है। अगर वो एक से अधिक बच्चा पैदा करने के चक्कर में रहेगा तो उसका जीवन स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा। इसलिए सरकार चाह करके भी वहां बच्चे पैदा नहीं करवा पा रही है। तो वो बच क्यों जा रहा है यूरोप? तो यूरोप बच इसलिए जा रहा है कि दूसरे महादेशों से टेक्नोक्रेटिक जनता का, कुशल जनता का वहां पलायन हो रहा है और उसके माध्यम से जो है वो अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए हुए है। तो ये बात तो साबित हो गई कि जनसंख्या नीति के संबंध में अगर प्राकृतिक नियमों से के विरुद्ध छेड़छाड़ जो करता है तो फिर उसको आने वाले समय में दुष्परिणाम भी झेलना पड़ता है। हाँ, बहुत ज्यादा जनसंख्या का बढ़ना ये भी सही नहीं है, लेकिन ये कि एकदम कंट्रोल कर लेना कि बच्चा ही पैदा नहीं हो, तो फिर ये नकारात्मकता आपको उस देश को भविष्य में जाकर के झेलना पड़ेगा। तो अच्छा नीतिकार वही होता है जो पूर्व के दृष्टांतों का, वर्तमान के प्रभावों का अध्ययन करते हुए भविष्य के लिए अच्छे नीतियों का निर्माण करे। तो इस कंटेक्स्ट में चूंकि बहुत बहस हो रही है इस पर, तो आपका एक क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए कि ये जो अभी लेक्चर्स दिया गया इसके अनुरूप देश की जनसंख्या की नीतियों का निर्माण। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारे यहां प्राकृतिक संसाधन इतने हैं और हमारे यहां जनसंख्या भी काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी हम उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पे बहुत पिछड़े हुए हैं। क्यों? तो सिर्फ इसलिए कि हमारे यहां जनसंख्या तो है लेकिन अनस्किल्ड है, अकुशल है। उसको कुशल बनाने की जरूरत है। और जिस कुशलता का ढोंग हम लोग रचते हैं वो भी एकमात्र ढोंग है। हमारे अभिषेक भाई पढ़ रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं।
अब ये दिल से बताएं कि जिस ढंग से बीसीए कर रहे हैं उस ढंग से बीसीए में जितने चीज आती है उस पर उनको बर्दाश्त है, तो हमारे से अभिषेक भाई बोले कि नहीं सर नहीं है। तो इस ढंग का बीसीए करना, इस ढंग का टेक्नोक्रेट्स बनने से देश साहब विकास करेगा? नहीं विकास करेगा। बड़ा विडंबना होता है गया में कि बीसीए का एक रेला चला हमारे यहाँ, और हमारे कुछ स्टूडेंट से मेरा कंप्यूटर खराब हुआ तो उसमें इंस्टॉल करना था, मतलब सॉफ्टवेयर, तो साहब उससे बूट नहीं हो रहा है कंप्यूटर, जो कि ये बेसिक चीज है। हमने बीसीए नहीं किया तो हम सीख करके जो है बूट कर लेते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को हम सिखाएं, तो उनका तो बीसीए करना तो बेकार हुआ ना भाई। सोचिए इस बात को। उससे अच्छा तो हम ही थे कि बीसीए ना करके उतना जान गए। तो ये एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दे रहे कि जो स्किल बनाया भी जा रहा है वो स्किल वास्तव में स्किल नहीं है। तो लोगों को, सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ भाषण देने से या गलत गलत बयान देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान उसके अनुरूप युक्त कदम उठाने से होगा, एप्रोप्रिएट कदम उठाने से होगा। क्लियर? तो ये एक भयंकर टॉपिक था, जनसंख्या का भारी दबाव। हम सोचे हुए थे कि इसको इसी ढंग से एलोबरेट करेंगे, तो हमने किया। अब देखिए तीसरी जो विशेषता है वो है खाद्यान्न की प्रधानता। तीसरी विशेषता क्या है? खाद्यान्न की प्रधानता। डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन। देखिए हमारे यहाँ खाद्यान्न का प्रधानता का कारण क्या है? आखिर किस कारण से हमारे यहाँ खाद्यान्न की प्रधानता है? तो वो कारण है अधिक जनसंख्या, है ना? अधिक जनसंख्या। और इस कारण हम लोग खरीफ और रबी, ये दो प्रकार का फसल हम लोग उत्पादन करते हैं, और दोनों में इसी की प्रधानता रहती है। जैसे खरीफ में हम लोग चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, आदि पैदा करते हैं, और रबी में गेहूं, चना, मटर, मसूर ये सब पैदा करते हैं। अब देखिए ये विशेषता है किसकी? हमारे कृषि की, कि यहां खाद्यान्न फसलों का यानी फूड ग्रेन की प्रधानता है। क्यों प्रधानता है? अब देखिए इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको समझने की जरूरत है। अगर उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आप नहीं समझिएगा तो भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। कि अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारत के हर क्षेत्र से धन कमाने की कोशिश की। भू राजस्व से धन कमाया, उद्योग से धन कमाया, लास्ट में इतना हुआ कि धन से धन कमाया। धन से धन का मतलब क्या? बैंक खोल दिया। तो इसी प्रकार से कृषि क्षेत्र से भी अंग्रेजों ने धन कमाने की नीति अपनाई। तो उसके लिए अंग्रेजों ने एक पॉलिसी अपनाई। वो पॉलिसी थी कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या था कृषि का, हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे कुछ दिन के बाद, लेकिन यहां पर थोड़ा प्रासंगिक है या को रिलेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा एलोबरेट कर दे रहे हैं।
कि क्या था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण के तहत अंग्रेज करते क्या थे। तो अंग्रेज इसके तहत वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रेरित करते थे। अब उस समय वाणिज्यिक फसल कौन था अंग्रेजों के समय में? तो सबसे महत्वपूर्ण नील था, उसके बाद शुगर था यानी चीनी, उसके बाद अफीम था, जूट था। ये सब कमर्शियल क्रॉप्स थे। इससे मुख्य रूप से हमें नील का एग्जांपल देते हैं ताकि आपको पूरी बात। कपास था तो नील का एग्जांपल देंगे, सबका देने का मतलब कि ज्योग्राफी नहीं हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट अंदर संबंधित होते हैं, कोई स्वतंत्र नहीं होता है, हर की कुछ बातें कुछ में घुसी हुई रहती हैं। तो यहां पर ज्योग्राफी के इस खंड को हिस्ट्री के इस बात से प्रमाणित किया जा रहा है, चूंकि इंटरलिंक्ड है, कि साहब आप गौर से देखिए कि नील में किया क्या अंग्रेजों ने। तो नील पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो नील उस समय जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, खासतौर से ब्रिटेन, उसके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती था। क्यों? क्योंकि उस समय तक नील का रासायनिक आविष्कार नहीं हुआ था। नील पूरी तरीके से कृषि उत्पाद था। इसके पौधे होते थे और उस पौधे के पत्तियों और जड़ों का शोधन होता था। शोधन के बाद पानी नीला होता था, उसको सुखाया जाता था, उसके बाद उसके ऊपरी परत पर नील जम जाते थे और वो नील वस्त्र उद्योग के लिए वरदान था। क्योंकि नील का प्रयोग करने से जो वस्त्र की कैलेंडरिंग होती थी, तो उस कैलेंडरिंग से वस्त्र में चमक आ जाती थी। उस चमक के लिए नील बहुत अनिवार्य था। और नील का जो उत्पादन हो रहा था वो दो ही जगहों पे, एक भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में और एक भारत में। लेकिन वहां से भारत की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो एक तरीके से कहिए कि भारतीय भूभाग ही एकमात्र नील का उत्पादक था। तो अंग्रेजों ने इसके लिए एक पद्धति अपनाई। उस पद्धति का नाम जानते हैं क्या? दादनी प्रथा। द में आकार, द ना में दीर्घई, DADNI, दादनी प्रथा। ये क्या था दादनी प्रथा? तो इसमें अंग्रेज किसानों के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते थे, बल्कि अपना एक गुमास्ता नियुक्त करते थे। गुमास्ता भारतीय होता था। गुमास्ता को अगर आप कहिए तो आप इंग्लिश में एजेंट कह सकते हैं। गुमास्ता जो है अरबी शब्द है। गुमास्ता को इंग्लिश में आप एजेंट मानिए। एजेंट का काम क्या होता था कि गांव में जाकर करके किसानों से बात करता था। अच्छे, भारत के किसान हमेशा धनाभाव में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो धन जो है उनके पास होता नहीं था, तो जाके लालच दे कि पैसा चाहिए, तो हाँ जो चाहिए तो ठीक है लो, चलो नहीं, लेकिन एक शर्त है कि अपने खेत में तुमको नील पैदा करना होगा, और दूसरा शर्त यह है कि ये नील जो है तुमको हम ही को बेचना होगा। फिर बस बाबू का बात यही, अब पैसों दे रहे हैं, मलबो खरीद लीजिएगा, तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन भारत के लोग भोले होते हैं, उनको पता नहीं था कि सिस्टम में कितना एक्सप्लॉयटेशन। जमीन ये खराब हो जाता है ना सर नील की। अरे पूरी बात सुनिए ना। अब पैसा दिया तो पैसा का मुफ्त में दिया, उसका ब्याज लेंगे। पहला शोषण यहां पर शुरू हुआ। दूसरा, उत्पादन किया वो, तो अब जिस खेत में उत्पादन किया वो खेत अगले वर्ष के लिए अनुर्वर हो गया। उसी वर्ष के लिए 1 वर्षीय नील फसल होती थी, 1 वर्ष तक लगी हुई है, तो फिर आप अगले वर्ष उस पर नहीं कीजिएगा। अब एग्रीमेंट 10 साल 20 साल का हो रहा है, तो उस किसान को अब नील का उत्पादन करना ही है, तो दूसरे खेत पे करेगा अपना, यानी ग्रेजुअली अपने खेत को अनुर्वर करता हुआ चला जा रहा है। अब उत्पादन हुआ तो बेचना है उसी गुमाश्ते को, तो रेट तो फिक्स नहीं हुआ था। बोला बाजार भाई मूल्य ये है, इतना में देना पड़ेगा। मतलब कि उसकी भूमि भी चौपट हो गई, उसको उत्पादन का अच्छा पैसा भी नहीं मिला।
अब प्लस जो पैसा कर्ज के रूप में दिया होता है उस पर सूद भी देना पड़ रहा है। इस तरीके से नील उत्पादकों की स्थिति काफी दयनीय हो। बात समझ में आ रही है? तो ये हम आपको एग्जांपल्स इसलिए दे रहे हैं कि ये जो पढ़ रहे हैं डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग ऐसा बन जाए कि ये बहुत गलत चीज है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स भी हुआ है भारत में, अंग्रेजों ने किया है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स का क्या नतीजे हुए कि पूरा का पूरा कृषक समाज उजड़ गया, गरीब हो गया। खैर, जो इसके दुष्परिणाम हुए कि अब किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, उनके अपने खाने के लिए, इसीलिए अकाल पड़ने शुरू हो गए। तो यहां जनसंख्या जो बढ़ी हुई है उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है फूड ग्रेन, न कि कमर्शियल क्रॉप्स। अंग्रेजों ने कमर्शियल क्रॉप्स अपनाया तो उसके दुष्परिणाम अकाल के रूप में अंग्रेजों के समय में उदित हो गए। इसलिए देश जब आजाद हुआ तो उस समय भी खाद्यान्न सबसे बड़ी समस्या थी। 10-15 सालों तक तो हम लोगों ने विदेशों से जाकर के आयात किया खाद्यान्न सामग्री। ये तो इंदिरा गांधी के समय में हरित क्रांति हुआ और हरित क्रांति के माध्यम से उत्पादन ज्यादा होने लगा, तब जो है अब जाकर के हम लोग 20 साल पहले जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए। तो आत्मनिर्भर हो गए तो ऐसा नहीं है कि जनसंख्या सब खत्म हो गई है, अब तो उसको मेंटेन रखना है। इसलिए जो ये विशेषता हमारे कृषि का है कि डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन, ये हमारे देश के परिस्थिति के अनुरूप है। हम अगर कमर्शियल क्रॉप्स का उत्पादन करना शुरू कर देंगे तो फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के समय में हुआ था। बात समझ में आ रही है ना आपको? इसके लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, आपको यही बिहार में चंपारण में, वो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। लेकिन हाँ, और उसमें खरीफ रबी की 2 फसलें होती हैं। तो खरीफ में चावल, मक्का, ज्वार और भी बहुत सारे हैं, रबी में गेहूं, धान, चना, मटर होता है। ये विशेषता है। तो ये विशेषता है, तो ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन हल्का फुल्का अगर समस्या हम लोग मान भी ले तो ये कहा जा सकता है कि इस खाद्यान्न उत्पादन में एक वैज्ञानिक पद्धति अपना करके अपने आवश्यकता के अनुरूप भूमियों का चयन किया जाए और कुछ भूमियों पर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि बाजार आधारित उत्पादन वो करें, ताकि उससे किसानों की आय भी बढ़े। कुछ ऐसे उत्पाद पैदा करें जिसको बाजार में बेच करके धन कमाए। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सब्जी ही पैदा कर सकते हैं, उससे दोहरा लाभ होगा। देश के लोगों को प्रोटीनियस डाइट मिलेगा, किसानों को धन मिलेगा। कुछ ऐसा चीजें जैसे मान लिया जाए तिलहन में हम लोग बहुत पीछे हैं, बाहर से तेल मंगाते हैं हम लोग, पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाते हैं। तो उसके खेती को जो है प्रश्रय दिया जाए, वो तो कमर्शियल। बिहार जी है, बिहार को ले लीजिए, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय गन्ना उत्पादन में बिहार जो था वो 1 नंबर पर था पूरे भारत में। आज किसंडी हो गया। तो क्या बिहार में गन्ना नहीं होता है? होता है, लेकिन गन्ना एक सूखने वाली फसल है, तो उसमें मील का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बिहार में मील ही सब बंद हो गया है। सब पुराने टेक्नोलॉजी के मील थे, अब उसमें पेराई होती नहीं है। तो अगर मील बन जाए, ऐसे गुरुआ में देखते हैं मील गुरारू में, स्टेशन ही के बगल में, क्यों बंद है? अगर उसको टेक्नोलॉजी नया लगा चालू करते, इस इलाके के जितने गन्ना उत्पादक हैं वो गन्ना पैदा कर करके वो अपना धन कमा सकते हैं। तो यहाँ पर समस्या ये है कि जो फूड ग्रेन का डोमिनेंस है तो वो रहे, लेकिन साथ ही साथ कमर्शियल क्रॉप्स का भी इसमें समायोजन हो सकता है। और उससे फायदा ये होगा कि हमारे फूड ग्रेन की समस्या भी हल होती रहेगी और साथ ही साथ किसानों का आय भी जो है वो बढ़ता रहेगा। तो ये मानव निर्मित स्कार्सिटी है, कमी, ये मानव निर्मित गैर समायोजन है जिसका सामना हम लोग कर रहे हैं। इसको बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। क्लियर? अब देखिए, अगला हम आपको विशेषता बताना चाहते हैं, वो ये
कि कृषि की उच्च प्रतिशत कृषि की उच्च प्रतिशत the high percentage of agriculture. देखिए साहब, भारत में तिरपन पॉइंट 55.3% जो भूभाग है, इस भूभाग पर कृषि प्लस पशुपालन होता है। ठीक है ना? जबकि भारत की तुलना में अगर विकसित देशों को देखें, जो विकसित देश हैं, इनको अगर देखें तो उसमें कनाडा में 4%, चीन में 12%, उसके बाद जापान में 15%, और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सब नया डेटा है, ठीक है, 16% भूभाग पर कृषि होती है। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है मुन्ना भाई, हंस के मत पड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पास यही सब कराएगा, डेटा आपको याद रहेगा, आपकी लेखनी में मजबूती यही सब चीजों से आने वाली है। और ये सब चीज ऐसा है कि ज्योग्राफी में भी इस्तेमाल होगा, इकोनॉमिक्स में भी इस्तेमाल होगा, चाहेंगे तो आप हिस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उसको कंटेम्प्रेरी आपको बनाना होगा तो आधारभूत अध्ययन हो रहा है। आमतौर पे ज्योग्राफी का मतलब है पर्वत पठार मैदान, पढ़ाई हो गया, खत्म हो गया। तो आज के समय में ज्योग्राफी का सिर्फ यही मतलब नहीं है, ज्योग्राफी भी एक बहुपक्षीय विषय बन गया है और आपको इसके सभी पक्षों को अध्ययन करना पड़ेगा। तो चौथा जो विशेषता आपको हम बताना चाहते हैं वो ये कि यहाँ जो भूमि है भारत के पास, इसकी अधिकांश भूमि कृषि में लगी हुई है और भारत की 55.3% जो भूभाग है उसमें कृषि और होता है या पशुपालन। तो पशुपालन का कल ही हम लोग ने डेटा देखा था, कितना प्रतिशत है? 4%। इसका मतलब 51.3% भाग जो है वो पूरा का पूरा उसमें फसल पैदा होता है, चाहे कुछ भी पैदा हो। तो ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है, हमारे पास उतना भूमि है इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन विकास का जो तरीका है वो तुलनात्मक है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि आप लोग, मुन्ना भाई या अभिषेक भाई, दोनों विकास कर रहे हैं लेकिन दोनों छुपके अलग अलग कर रहे हैं, तुलना नहीं हो रही है दोनों में। यहाँ विकास का मापदंड हम बोल रहे हैं पढ़ाई को ही ले लीजिए, दोनों में तुलना नहीं हो रही है। तो नहीं हो रही है तो ये पता नहीं चलेगा कि किसका विकास ज्यादा हो रहा है, कौन बढ़िया है। तो हमारे देश में अधिक भूमि लगी हुई, हम खुश हैं, लेकिन इसका तुलना करें दूसरे देशों से तो हम सही विकास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे। तो कनाडा में जो जितना भूभाग है वो तो पठारी और पर्वतीय भूभाग है, बहुत सारी नदियां हैं, झीलें हैं, तो वहां कृषि और भूमि ही कम है। तो 4% भूमि पर ही वहां खेती होती है।
चीन में 12%, चीन में है लेकिन 12% पर ही खेती होती है। जापान में 15% पर खेती होती है, अमेरिका में 16%। लेकिन अमेरिका जो है विश्व के गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, हम क्यों नहीं है? अब यहां पर तुलना करने से यह पता चलता है कि ये जो देश हैं वहां कृषि आधुनिक प्रौद्योगिकी के तहत हो रहा है, इसलिए वहां उत्पादकता बहुत अधिक है। और हमारे देश में खेती जो है वो पारंपरिक तरीके से हो रही है, इसलिए भूमि अधिक लगे रहने के बावजूद भी उत्पादकता नहीं हो रही है। इस कारण से भी हम विकासशील देश बने हुए हैं और अमेरिका, जापान, कनाडा ये सब विकसित देश बने हुए हैं। तो विशेषता ये है कि हमारे पास भूमि बहुत ज्यादा है कृषि के लिए, लेकिन समस्या ये है कि उस भूमि का पूरा प्रयोग या दोहन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि उसका पूरा इस्तेमाल या दोहन हम लोग कर पाए। क्लियर? याद होना चाहिए कि आप दोनों चीज पढ़ रहे हैं, विशेषता और समस्याएं। अगर समस्याएं ना भी लिखा रहे, खाली विशेषताएं आपसे क्वेश्चन में आए, तो भी आपको समस्याएं लिखना है। ठीक है? यस सर। समस्याएं हैं, विशेषताएं निकलती हैं। अब देखिए साहब कि अगला जो है जोत का छोटा आकार, पांचवा जो विशेषता है जोत का छोटा आकार। स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। देखिए ये बड़ा ये चीज है, इसमें एक डेटा है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है ना? किसानों को का वर्गीकरण किया गया है इसके आधार पर। उस वर्गीकरण को समझिए कि हम लोग सीमांत किसको बोलते हैं, माने सीमांत किसान। तो सीमांत किसान उसको बोलेंगे जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो। 1 हेक्टेयर से कम जमीन। कम। दूसरा होता है छोटा किसान। इसके पास 1 से लेके 2 हेक्टेयर के बीच इसके पास। ठीक है? तीसरा होता है मध्यम किसान। इसके पास 2 से लेकर करके 10 हेक्टेयर तक हो। और चौथा होता है बड़ा किसान। इसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक हो। ठीक है? अब देखिए सब में कितना है, तो सीमांत किसान हमारे यहां जो है वो 51% है। ठीक है? उसके बाद छोटे किसान हमारे पास 20% है। जो मंझोले किसान हैं वो 27% है। और बड़े किसान की संख्या मात्र 4% है। ठीक है? समझिए इसको, नहीं समझिएगा तो फिर रह जाएगा ऐसे ही। आदि बुद्धिमान ऐसे ही नहीं बनता, मेहनत करने से बनता है, चीजों को समझने से बनता है। और एक ही बार खाली हिस्ट्री पढ़ने से आप बुद्धिमान बन जाएगा ऐसा नहीं है। सारे पॉलिटी मैंने आपको उसी ढंग से पढ़ाया तो आपको समझ में आया, ज्योग्राफी भी हम आपको उसी ढंग से पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा ग्रिप जमे। अब हमने कहा कि जोत का छोटा आकार, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। ठीक है? देखिए इसमें बहुत सारी समस्याएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी समस्याएं एक साथ जुड़ी हुई हैं।
सबसे पहली समस्या तो भू स्वामित्व को लेकर जुड़ी हुई है, यानी लैंड ऑनर का समस्या जो है उसको समझिए। इसी में हम सारे चीज को कंक्लूड कर देंगे, पर अलग अलग कर करके पढ़िएगा तो 20-25 पॉइंट में हो जाएगा, तो वो सिर्फ सब्जेक्ट को बोझिल बनाना होगा। हम जो महत्वपूर्ण है वो देखे हैं, ऐसे बुक है, मटेरियल्स है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ समझाना है आपको। अब देखिए, ऑनरशिप ऑफ लैंड क्या था? पहले प्राचीन काल में, मध्यकाल में सिंपल सी बात थी कि जमीन का मालिक राजा। हालांकि इसमें कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं, प्राइवेट जमीन भी मुगलों के समय में होती थी, तो वो सब विवाद का विषय है। वास्तविक बात यह है कि राजा ऑल इन ऑल था। पहली बात, भूमि की मिल्कियत के बारे में जो फैसला किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और भूमि को खरीद बिक्री की वस्तु बना दिया। इससे एक जमींदारों का वर्ग खड़ा। जमींदार का वर्ग मुगल के पीरियड में भी था, लेकिन उसका प्रकृति दूसरा था। अब जो अंग्रेजों के द्वारा जमींदार वर्ग उदित हुआ, वो भूमि के क्रय विक्रय के आधार पर हुआ। अगर किसी जमींदार ने रेवेन्यू जो है जमा किया तो उसकी भूमि रही, नहीं तो नीलाम कर दी जाती थी। अब नया जमींदार बन गया। तो कहने का अर्थ यह कि आजादी के समय हमारा देश जमींदारी व्यवस्था से जकड़ा हुआ था। जब देश आजाद हुआ तो इसके खिलाफ सरकार ने नियम बनाए और जमींदारी उन्मूलित हो गई। जमींदारी उन्मूलित तो हो गई, लेकिन जो भूमि थी, वो भूमि वास्तव में जो है वो लोगों के बीच नहीं बढ़ पाई। ये बाद में चल करके, कल की या परसों की क्लास में उस विषय पर ज्यादा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अभी दूसरी बातें समझानी है। मिन जुमला ये कि भूमि जो है वो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का शिकार हो गया। भूमि गांव में रही, लेकिन उसके लोग शहरों में रहने लगे। एक बड़ा क्षेत्र जो है वो अनुपस्थित जमींदार वर्ग के अधीन भारत की भूमि आ गई, आज भी है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज ये हुई कि जनसंख्या हमारे यहां बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उत्तराधिकार का नियम भी हमारे देश में है कि एक बाप है, उसके 4 बेटे हो गए तो भूमि तो उसके पास उतना ही थी, तो 4 में विभाजन हो गया तो जोत का आकार छोटा हो गया। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजों के समय में अच्छे खासे भूमि के मालिक थे, वही मंझले और निम्न किसान के रूप में परिणत हो गए। और वर्तमान समय में भूमि उपयोग के आधार पर जो किसानों की श्रेणी बनी है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। और वो क्या है कि अगर 1 हेक्टेयर से कम किसके पास भूमि हो, मतलब लगभग कितना, 22 कट्ठा हुआ, 27 कट्ठा, तो 27 कट्ठा से कम जिसके पास भूमि हो, वो सीमांत किसान कहलाएगा, मार्जिनलाइज्ड पीजेंट कहलाएगा, फार्मर्स कहलाएगा। आप देखिएगा, है हिम्मत देखने का, उसकी संख्या 51%, सबसे ज्यादा। तो जब देश का आधा किसानी सीमांत है, तो भाई मेरे कृषि का उन्नति कहां से होगा? पहले तो इसको तो दूर कीजिए। जिसके पास 5 कट्ठा जमीन है, 10 कट्ठा जमीन है, तो 5 कट्ठा और 10 कट्ठे के जमीन में क्या उत्पादन करेगा वो? उसके पास इतना धन ही नहीं होगा कि उसमें खाद और नवीन तकनीक का प्रयोग कर पाए। तो एक प्रकार से ये कि 51% के पास जो भी भूमि है, वो समझ जाइए कि यूजलेस है, देश के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। बात समझ आ रही है? अब देखिए, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि है, वो छोटा किसान कहलाया। तो ये भी, इसकी भी स्थिति ठीक नहीं होगी। इसकी भी % 20,
यानी 70% ऐसा कृषक है जिसके पास कोई खेती करने की योग्यता नहीं है। भाग भरोसे पानी बरस लो, छीट दे लियो, हो गलो। ना पानी बरस लो, का करी बाबू, है ये ना हवा। पैसे नहीं। बात समझिए, यानी 70% जो किसान है वो आपके इस कैटेगरीज में है। ये जो मध्यम देख रहे हैं जिससे 2 से लेकर 10 हेक्टेयर तक है, समझ गए, यही 27% है। तो यही जान बचाए हुए हैं। आपको सब जब मुन्ना भाई सबको देखते हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। वो तो 10 हेक्टेयर से बड़ा 14 हेक्टेयर के मालिक। 14 वो 14 है, बड़े किसान है। चलिए, तो 14 हेक्टेयर में बहुत बड़ा नहीं है, इनको भी इसी में रखिए। 6 लाख स्क्वायर। अब मेन देश को जो संभाले हुए ही मध्यम किसान। बात क्यों? क्योंकि जिसके पास अधिक भूमि है, बड़ा, वो तो खुद खेती कर ही नहीं रहा है, वही तो अनुपस्थित व्यक्ति है। वो सब शहर में रह रहा है और उसकी खेती कौन तो बटाई पर हो रही है, और जिससे एक नया समस्या जनित हो रहा है। तो छात्रों, ये सब कुछ मूलभूत बातें हैं जो हमारे देश के कृषि की विशेषताएं हैं और उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं। विशेषताओं तक अपना क्लास हम सीमित इसलिए रख रहे हैं कि कल आधारभूत संरचना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर्स का, तो उसमें बहुत सारी बातें स्वमेव आ जाएंगी। तो विशेषताओं में आज के लिए इतना ही। हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।